चलिए, तो आज हम लोग ऋग वैदिक कालीन लोगों के सामाजिक स्थिति को पढ़ेंगे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल या ऋग्वेद काल है ना। ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच के बारे में, इस के काल के बीच के बारे में हम लोग को जो भी जानकारी हुई है वो ऋग्वेद नामक ग्रंथ से हुई है या ऋग्वेद से हुई है। इस वजह से इसके काल को ऋग्वेद काल बोला जाता है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या था कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को क्या बोला जाता है? वैदिक सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के बारे में जाने फर्स्ट डे या फर्स्ट क्लास में हम लोग जाने कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, कहाँ के लोग थे, कहाँ के निवासी थे। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था। कोई कहा सप्त सिंधु प्रदेश का, कोई कहा हंगरी का, कोई कहा जर्मनी का, कोई कहा यूक्रेन का, अलग अलग, कोई कहा कि मध्य प्रदेश के निवासी थे। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था, है कि नहीं। मैक्स मुलर है, उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया के मूल निवासी थे आर्य लोग या वैदिक सभ्यता के जो लोग थे। इन सारी बातों को हम लोग फर्स्ट डे देखें। सेकेंड डे हम लोग देखें कि ये जो हमारा वैदिक सभ्यता जो है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। भौगोलिक स्थिति को देखें, नदी के बारे में, समुद्र के बारे में, मरुस्थल के बारे में, इन सारे बातों के बारे में जाने। तीसरा डे हम लोग ऋग वैदिक, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि वैदिक सभ्यता को 2 कालखंडों में बांटकर पढ़ा जाता है। परिवर्तन के हिसाब से 2 कालखंडों में उसको बांटा गया है। शुरू के काल को 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को बोला गया ऋग वैदिक काल, और आगे के काल को मतलब 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को बोला गया उत्तर वैदिक काल। तो इन दोनों कालखंडों के को हम लोग बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो कल के डे में हम लोग ऋग वैदिक कालीन, है ना, राजनीतिक स्थिति को जाने थे कि क्या यहाँ पे राजनीतिक स्थिति कैसा था, यहाँ के लोगों में राजनीति का जो विभाजन था किस आधार पे किया गया था, सर्वोच्च इकाई क्या था, है ना, निम्न इकाई क्या था राजनीति का। इन सारे बातों को जाने थे। परिवार, कुल, ग्राम, विष, जन, इसके प्रमुख, है ना, इसके जो मुखिया कौन थे, प्रमुख कौन थे, इन सारी बहुत महत्वपूर्ण बातों को जान चुके थे। राजा के सहयोगी, अधिकारी, रत्नीन जिसे कहा गया, इन सारी बातों को जान चुके। आज हम लोग क्या जानेंगे? ऋग वैदिक कालीन सामाजिक जीवन को जानेंगे। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? सामाजिक जीवन जानेंगे। आज हम लोग का टॉपिक क्या है कि ऋग वैदिक कालीन जो आर्य लोग थे, इन लोगों के सामाजिक जीवन कैसा था, इसके बारे में जानेंगे। क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले टॉपिक जानिए कि ऋग वैदिक कालीन जो आर्य लोग थे उसके सामाजिक जीवन को जानेंगे। या सिंपल सा समझ लीजिए, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो लोग थे ना, उन लोगों के हम लोग सामाजिक जीवन जानेंगे कि पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसा था, इसके बारे में जानेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। सबसे पहले जान लीजिए कि ऋग वैदिक जो समाज थे वो पितृसत्तात्मक थे। कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक, मतलब इस समाज में पिताओं की प्रधानता ज़्यादा थी। समझ में? घर के जो मुखिया होते थे पिता होते थे। समझ में? घर के मुखिया मतलब घर के जो गार्जियन जो होते थे वो पुरुष होते थे। कौन होते थे? पुरुष होते थे। तो कहा जा सकता है कि इस काल में ऋग वैदिक कालीन जो लोग थे, है ना, वहाँ पे क्या था? पुरुष पर प्रधानता थी, जिस वजह से कहा गया पितृसत्तात्मक। कैसी समाज थी? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक समाज था। सबसे पहले जान ली हम लोग। ठीक है, दूसरा बात जान लेते हैं कि ये लोग का जो समाज था उसमें जो परिवार लोग थे तो वो लोग संयुक्त परिवार थे, मतलब आपस में मिलजुल कर रहते थे। अभी का देखते हैं कि नहीं, भाई है तो अलग अलग घर हो जाता है, एक हिसाब से सोचा जाए तो। पर यहाँ पे जो समाज था वो संयुक्त परिवार था, संयुक्त होता था। ठीक है, संयुक्त परिवार था। कैसा परिवार था यहाँ इन लोग का? तो ये लोग का संयुक्त परिवार था, मतलब ये लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। कोई दिक्कत है? यहाँ पे समझ में आ गया कि इन लोगों का जो समाज था पितृसत्तात्मक समाज था। अभी का भी समाज पितृसत्तात्मक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे जैसे कि हड़प्पा सभ्यता देखे थे, तो हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था।
कैसा था, मातृसत्तात्मक, मतलब माताओं की प्रधानता ज़्यादा थी, क्योंकि जगह जगह से ज़्यादातर हम लोगों को माताओं की मूर्ति मिली है, जिस वजह से हम लोगों ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था मातृसत्तात्मक था। पर वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक जो समाज था वो कैसा था, तो पितृसत्तात्मक। संयुक्त परिवार में मतलब ये लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। कोई दिक्कत है नहीं। परिवार के जो मुखिया हुआ करते थे वो कौन होते थे, पुरुष होते थे, पुरुष मुखिया होते थे। या कहा जा सकता है घर के जो बुजुर्ग लोग होते थे, पुरुष में ही जो बुजुर्ग होते थे वे लोग घर के मुखिया बनते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग सामाजिक जीवन में ही वर्ण व्यवस्था को जान लेते हैं। ठीक है, वर्ण व्यवस्था को जान लेते हैं कि इन लोग का जो समाज था किसी आधार पे बटा हुआ था। तो इन लोग का समाज ऋग्वैदिक कालीन जो समाज थे वर्ण व्यवस्था के आधार पे बटा हुआ था। वर्ण व्यवस्था मतलब कहा जा सकता है जाति के आधार पे, कास्ट के हिसाब से बटा हुआ था। किस हिसाब से बटा हुआ था ऋग्वैदिक समाज, किस हिसाब से बटा हुआ था, तो जाति के आधार पे बटा हुआ था। और जाति कैसा होता था, तो जन्म के आधार पे जाति का निर्धारण नहीं किया जाता था, कर्म के आधार पे जाति का निर्धारण किया जाता था। कोई दिक्कत है नहीं। सिंपल सा समझ लीजिए कि ऋग्वैदिक कालीन में वर्ण व्यवस्था स्थापित था। वर्ण व्यवस्था था मतलब जाति वाला व्यवस्था था। कैसा व्यवस्था था, जाति वाला व्यवस्था था। लेकिन जाति का निर्धारण कैसे किया जाता था, तो जाति का निर्धारण कर्म के आधार पे किया जाता था। कर्म के हिसाब से, कर्म का मतलब काम के आधार पे वर्ण का निर्धारण किया जाता था कि वो किस वर्ण का है। वर्ण का मतलब समझ लीजिए जाति। क्या समझ लीजिए, जाति। वो किस जाति का है, ठीक है, किस कास्ट का है, वो निर्धारण किया जाता था कर्म के आधार पे, न कि जन्म के आधार पे। पर अभी वर्तमान के बारे में अगर बात किया जाए तो अभी किस हिसाब से जाति का निर्धारण किया जाता है, तो जन्म के आधार पे। अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम में जन्म लेता है तो वो क्या कहलाएगा, मुस्लिम कहलाएगा। हिंदू में जन्म लेता है तो क्या कहलाएगा, हिंदू में जन्म कहलाएगा। ठीक, उसमें उसका कोई कमाल है नहीं। जिसमें कह सकते हैं अल्लाह पाक या भगवान जिसमें उसको जन्म दे दिए वो उस कास्ट का बन गया, है कि नहीं। उसमें उसका कोई कमाल है नहीं, फिर भी लोग लड़ते रहते हैं आपस में, है कि नहीं। तो अभी का जो समाज है वो किस आधार पे कहा जा सकता है निर्धारित किया गया है, तो जन्म के आधार पे। कोई व्यक्ति अगर जन्म मुस्लिम में हुआ है उसका तो वो मुस्लिम कहलाएगा, हिंदू में हुआ तो क्या कहलाएगा, हिंदू कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लड़का में जन्म लिया तो लड़का कहलाएगा, लड़की में हुआ तो लड़की। इस सब में कोई कमाल है किसी व्यक्ति का। कोई अगर ज्ञान हासिल करता है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है, कम पढ़ता है, उसमें उसका कमाल है। लेकिन लड़का होना, लड़की होना, हिंदू होना, मुसलमान होना, ये किसी व्यक्ति में कमाल है नहीं। फिर भी लोग लड़ते रहते हैं, है ना। लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हिंदू हिंदू कर रहा है, मान लेते हैं। अगर मुस्लिम में जन्म होता तो, अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम कर रहा है, अगर वो हिंदू में जन्म लिया रहता तो, है कि नहीं, उसका कोई कमाल है नहीं। फिर भी लोग लड़ते रहते हैं। तो उस वक्त का जो समाज था जाति के आधार पे तो बटा हुआ था, लेकिन कर्मों के आधार पे जाति का निर्धारण किया जाता था। अगर कोई व्यक्ति मान लो कि मजदूरी कर रहा है तो उसको शूद्र कहा गया। अगर कोई व्यक्ति अध्ययन अध्यापन का काम कर रहा है, मतलब पढ़ाने का काम कर रहा है, उसको क्या कहा गया, ब्राह्मण कहा गया। अगर कोई व्यक्ति मान लो कि योद्धा है ना, उसको क्या कहा गया, क्षत्रिय कहा गया। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो उसको क्या कहा गया, वैश्य कहा गया। ठीक है, तो कर्मों के आधार पर बटा हुआ था। एक और ख़ास बात थी कि एक परिवार है, ठीक है। देखिए ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक बात कही गई, बहुत खास बात कही गई है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अनाज पीसने वाली है। इसका मतलब क्या, उदाहरण से समझिए कि एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, मान लीजिए ना 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। ठीक है, एक परिवार में 4 व्यक्ति, ठीक है। मान लीजिए कि ये पिता है, ये 3 उसके क्या है, बेटे हैं मान लीजिए, ठीक है। पिता को जो रुचि है अध्ययन अध्यापन करने में है, मतलब वो पढ़ा रहे हैं, शिक्षक है। पिता क्या है, शिक्षक है, मतलब वो सबको शिक्षा दे रहे हैं। तो पिता शिक्षक है, तो पिता कर्म के आधार पर अगर विभाजन किया जाएगा तो पिता क्या कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा ना। पिता तो शिक्षा प्रदान कर रहा है ना, तो पिता तो यह क्या कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा। क्या कहलाएंगे, ये ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर इस बेटे का रुचि है व्यापार करने का, क्या करने का,
व्यापार करने का रुचि है, तो व्यापार करने का रुचि है। और इस बेटे का जो है रुचि है वो मान लीजिए कि युद्ध लड़ने का, सैनिक सेना में भर्ती लेने का उसका बहुत ज़्यादा रुचि है। और इसको मजदूरी करने का रुचि, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई नहीं किया, इसको पढ़ने में मन थोड़ा भी नहीं लगता है कि तो क्या ये चारों जो एक परिवार है, क्या वो ब्राह्मण परिवार कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। एक परिवार में अगर इसका कर्म मान लेते हैं व्यापार करना है तो ये वैश्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैश्य कहलाएगा। अगर इसका मन युद्ध, इसका रुचि जो है युद्ध में है तो ये क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा। और ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये मजदूरी कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? शूद्र कहलाएगा। तो उस वक्त जो कर्म का विभाजन किया गया था ना, वो कर्म के आधार पर किया गया था। एक परिवार में 4 लोग हैं, चारों का अलग अलग कामों में रुचि है, तो वो 4 जात के हो सकते थे, 4 जात के हो सकते थे। पर अभी क्या है, अगर उसके पिता मान लेते हैं कि बुनकर है या कोई भी कास्ट का है, धोबी है मान लेते हैं, तो उसका पूरा खानदान धोबी कहलाता है ना, सब कुछ धोबी कहलाता है ना, या बुनकर कहलाता है ना। लेकिन उस वक्त का क्या था कि कर्म के आधार पे आधारित था। ऐसा नहीं कि उसके पिता कोई कर्म कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि उसके पिता मान लेते हैं कि क्षत्रिय हैं, ठीक है, युद्ध में सेना सैनिक है वो, तो ऐसा नहीं कि उसका पूरा परिवार सैनिक कहलाएगा। नहीं, उसके परिवार में सारे लोगों का अलग अलग रुचि है, तो वो अलग अलग जात के हो सकते हैं। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अनाज पीसने वाली मतलब शूद्र है। ठीक है, देखिए तो यहाँ से समझ में आ गया ना कि पूरा एक परिवार है, पूरा क्या है? एक परिवार है, लेकिन सब अलग अलग कास्ट के हो सकते हैं। इसका रुचि अध्ययन अध्यापन करने का है तो ये ब्राह्मण कहलाएंगे। इनका रुचि व्यापार से संबंधित है तो ये वैश्य कहलाएगा। इनका रुचि जो है वो युद्ध से संबंधित है, युद्ध में इनका ज़्यादा रुचि है तो ये क्षत्रिय कहलाएंगे। और ये पढ़े लिखे नहीं है, इनका रुचि सेवा प्रदान करने में है, मजदूरी करने में है, तो ये शूद्र कहलाएंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। ये बात हम लोग को जानकारी कहाँ से हुई है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में से हम लोग को पता चला है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो कितना खास बात बताया गया, कितना अच्छी बात है ना, है कि नहीं? बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छी बात है कि यहाँ पे कर्म के आधार पे विभाजित था, लेकिन एक परिवार हो, सबका अलग अलग कर्म हो, कर्म मतलब काम हो, अलग अलग सबका अलग अलग कामों में रुचि हो, तो वो अलग अलग अपना वर्ण मतलब कास्ट को चुन सकते थे। कोई दिक्कत है? नहीं। सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है ना, 10वें मंडल के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में इन वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है, उसी में शूद्र वैश्य जात के बारे में बताया गया है। तो एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि जो शूद्र जो जात है, जो वर्ण व्यवस्था कर्मों पे आधारित एक जात है, तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। कोई दिक्कत है? नहीं है। 10वें मंडल में ये बात कही गई है। कोई दिक्कत है? नहीं। एक और बात कही गई है 10वें मंडल में ही एक बात कही गई है कि ब्रह्मा भगवान के मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ है। और ब्रह्मा भगवान के भुजा से, है ना, भुजा से, हाथ से कहा जा सकता है, भुजा से क्या हुआ है कि क्षत्रियों का जन्म हुआ है। और ब्रह्मा भगवान के जांग से, है ना, वैश्य का उत्पत्ति हुआ है। और ब्रह्मा भगवान के पैरों से, है ना, शूद्र की उत्पत्ति हुई है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये मुख से, ये भुजा से ये भुजा ताकत चाहिए ना, तो कह सकते हैं भुजा से ये, और जंघा से ये, और पैरों से ये। कोई दिक्कत है? नहीं। ये एक विराट पुरुष के मुख से या ब्रह्मा भगवान के मुख से इसकी उत्पत्ति हुई है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं। सिंपल सा एक बात जान लीजिए कि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज थी वो वर्ण व्यवस्था उस वक्त प्रचलित था। वर्ण व्यवस्था मतलब जाति वाली बात थी, लेकिन जाति का निर्धारण कैसे किया जाता था? तो जाति का निर्धारण कर्मों के आधार पे किया जाता था, न कि जन्म के आधार पे। कोई दिक्कत है? पर अभी का हमारा वर्तमान का जो समाज है वो जन्म के आधार पे निर्धारित किया जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं है। इस वक्त के समाज के बारे में हम लोग जाने कि जाति व्यवस्था कैसी थी।
कोई दिक्कत है? अभी तक में कोई दिक्कत है? समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन है ना सामाजिक स्थिति में हम लोग देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। स्त्री की जो स्थिति या महिलाओं की स्थिति कैसी थी। स्त्री महिला सेम है, ठीक है। महिलाओं की स्थिति, ठीक है। तो सामाजिक जीवन में एक समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए ऋग्वैदिक कालीन में पता है, शुरू में बता चुके हैं कि पुरुष की प्रधानता थी, लेकिन स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। आगे की देखा जाए, आगे का जो काल आएगा उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल की तुलना में अगर देखा जाए तो ऋग्वैदिक कालीन औरतों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। और प्राचीन काल के इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी स्थिति अगर देखा जाए तो यही ऋग्वैदिक कालीन लोगों की थी। और उसके बाद सातवाहन काल में देखा गया है औरतों की स्थिति बहुत अच्छी थी। दो ही एक ऐसा कालखंड है जिसमें महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, एक सातवाहन काल देखा जाए और एक हड़प्पा सभ्यता देखा जाए, एक ऋग्वैदिक कालीन लोगों की का जो महिलाओं की स्थिति थी बहुत अच्छी थी। कोई दिक्कत? यहाँ की जो महिलाएं होती थी है ना, वो कहा जा सकता है उनको युद्ध में पूजा पाठ करने में, मंत्रों की रचना करने में भाग लेने का अधिकार था, ठीक है। और साथ साथ यहाँ की जो महिला होती थी, ऋग्वैदिक काल के जो महिला होती थी उन लोगों को संस्थाएं में भाग लेने की भी अधिकार थी। कल राजनीतिक स्थिति जब पढ़े थे तब हम लोग जान चुके हैं, है कि नहीं, कि 3 संस्थाएं थी। सबसे प्राचीन जो संस्था थी विदत संस्था थी, उसके बाद सभा, उसके बाद समिति। तो विदत और समिति नामक 2 संस्थाओं में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था, मतलब महिलाएं जो थी उसमें शामिल हो सकती थी। तो सिंपल से कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक कालीन में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। यहाँ की जो महिलाएं होती थी वो लोग सबसे पहले लिखा जाए तो सभा मतलब संस्था में, ठीक है, संस्था में भाग लेने का अधिकार इन लोग का था। इन लोग अधिकार ले सकते थे, है कि नहीं। सभा में कौन, संस्था में तो विदत, उसके बाद क्या था समिति, फिर उसके बाद देखा जाए तो मंत्रों, उसके बाद देखा जाए तो युद्ध, मंत्रों की रचना में, वेदों की मंत्रों की रचना में। फिर उसका देखा जाए तो यहाँ की जो औरत लोग जो होती थी, महिलाएं जो होती थी, वो युद्ध में भी भाग लेने का अधिकार था। फिर उसका देखा जाए तो पूजा पाठ करने का भी इन लोग का अधिकार था, है ना। तो यहाँ की महिलाएं की स्थिति इन सारे चीज़ों से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी रही होगी, ठीक है। यहाँ पे महिलाएं लोग, विदुषी महिलाएं को भी जिक्र किया गया है ऋग्वेद में, विदुषी महिलाओं का भी जिक्र किया गया है। विदुषी का मतलब क्या होता है? महिला, विद्वान महिला, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला, जैसे कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जो होते हैं पुरुष में, उसको क्या ऋषि कहा गया है देखा जाए तो, है ना, साधु संत कहा गया। उसी तरह महिलाओं में बहुत ज़्यादा जो पढ़ी लिखी होती थी उनको क्या कहा गया? विदुषी कहा गया। क्या कहा गया है? विदुषी, जिसमें ऋग्वेद में उल्लेखित है अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, सच्ची नाम की भी एक महिला है जो विदुषी थी, है कि नहीं, विश्वसारा, है ना। तो इन सारे विदुषी महिलाओं का भी ऋग्वेद में उल्लेख किया गया कि ये जो महिलाएं थी, जो वेदों हैं, हमारे जो 4 वेद हैं, तो वेद में मंत्रों की रचना इन महिलाओं ने भी की है। तो इन महिलाओं को देखा जाए तो उपनयन संस्कार करने का अधिकार था। ऋग्वैदिक कालीन जो महिलाएं थी उन लोगों को उपनयन संस्कार करने का अधिकार था। अब उपनयन संस्कार क्या होता है? तो उपनयन संस्कार एक ऐसा संस्कार होता है जिसमें क्या होता है कि महिलाओं को, मतलब जिसमें क्या होता है कि बच्चा या बच्ची को, लड़का या लड़की, कोई को भी, है ना, गुरुकुल में, आश्रम में जाकर गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो जाता था। जनेऊ को धारण करके वे लोग गुरुकुल में जाकर गुरु जी से शिक्षा प्राप्त करते थे, उसी को कहा गया है उपनयन संस्कार। इससे पहले क्या था? तो विद्या संस्कार होता है, विद्यारंभ संस्कार। इसके बाद का अगर संस्कार देखा जाए तो वेदारंभ संस्कार। जब हम लोग संस्कार कब हम लोग पढ़ेंगे? जब हम लोग ऋग्वैदिक कालीन,
सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग इन दोनों का कंपेयर करेंगे और यहाँ की समाज की जो संरचना थी, बनावट थी, विवाह करने का और यहाँ के जो संस्कार थे, आश्रम थे, इन सारी बातों को देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये सिंपल से जान लीजिए कि वैदिक कालीन जो महिलाएं थी उन लोग को उपनयन संस्कार करने का अधिकार था। उपनयन संस्कार क्या होता है? तो गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने का एक अधिकार। ठीक है, और जो व्यक्ति उपनयन संस्कार करता था इसका मतलब वो गुरु के पास जाके शिक्षा प्राप्त करता था। तो यहाँ की महिलाओं को अधिकार था कि वो गुरु के पास जाके शिक्षा प्राप्त करे, शिक्षा ग्रहण करे। वो शिक्षा ग्रहण करेगी तब ना वो विदुषी बनेगी। अगर कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है, महिला है, अगर उसको गुरु के पास जाने दिया ना जाए, मतलब शिक्षा प्राप्त करने के लिए टीचर के पास जाने ना दिया जाए, तो वो कभी भी शिक्षित हो पाएगी नहीं। तो इस वक्त की जो महिलाएं थी, इन लोगों को उपनयन संस्कार मतलब गुरु के पास जाके शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार था, जिस वजह से विदुषी बनी। मतलब कहा जा सकता है कि एक के विद्वान महिलाएं बनी, जिनका नाम ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, सच्ची, विश्वारा और भी महिलाएं हैं जो विदुषी थी। इन लोगों को ऋषि की उपाधि भी दिया गया था, ऋषि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ऋग वैदिक कालीन इन लोगों की हम लोग स्थिति के बारे में जाने। अब हम लोग जान लेते हैं कि इस वक्त कौन कौन सी प्रथा थी और कौन कौन सी प्रथा नहीं थी। अभी वर्तमान में देखा जाए दहेज प्रथा, उसके बाद देखा जाए तो अभी क्या है, पर्दा प्रथा, बाल विवाह। तो ऐसे अभी जो कह सकते हैं बुरी प्रथा अभी हमारे समाज में जो फैली हुई है, ये सब प्रथाएं उस वक्त नहीं थी। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ऐसी प्रथाएं उस वक्त नहीं थी। कौन कौन सी प्रथाएं थी? तो विधवा 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 होता है ना, विधवा प्रथा या विधवा विवाह, विधवा प्रथा है ना। फिर उसका देखा जाए नियोग प्रथा, नियोग प्रथा। फिर उसका देखा जाए तो पुनर्विवाह प्रथा। फिर उसका देखा जाए एकल विवाह। उसके बाद फिर देखा जाए तो बहुविवाह। इन सब ये सब कह सकते हैं प्रथाएं उस वक्त होती थी। ठीक है, अब विधवा प्रथा क्या होता है सबको पता है। विधवा लोग, विधवा विवाह प्रथा कहा जा सकता है, मतलब विधवा जो थी उन लोगों को शादी करने का अधिकार था। पर आगे के काल में देखेंगे जो विधवा थी उन लोगों को शादी करने का कोई भी अधिकार नहीं था। लेकिन इस वक्त ऋग वैदिक कालीन अगर महिलाओं की स्थिति जो था, मतलब विधवा प्रथा जो था ये थी, कह सकते हैं विधवाओं की शादी होती थी। नियोग प्रथा क्या था? इस वक्त नियोग प्रथा भी होता था। नियोग प्रथा क्या है? तो एक ऐसा कह सकते हैं कि प्रथा जिसमें जो महिला, सिंपल से समझ लीजिए, इस वक्त का जो विवाह होता था संतान प्राप्ति के लिए होता था और कोई मुख्य उद्देश्य नहीं था। मुख्य उद्देश्य जो था संतान की प्राप्ति था। ठीक है, चलिए। तो नियोग प्रथा क्या था? कोई महिला को उसके पति अगर इंतकाल कर गया, मतलब मर गया उसका पति, या उसके पति से संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो अपने देवर से संतान को प्राप्त करती थी। वैसी महिलाओं को बोला गया है नियोग प्रथा। वैसी प्रथा को क्या कहा गया है? नियोग प्रथा कहा गया है। क्या कहा गया है? नियोग प्रथा। कोई दिक्कत है? नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि उसका पति मर गया हो या उसके पति से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। संतान की प्राप्ति क्या चाहिए? मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान तो चाहिए ना, पुत्र तो चाहिए ना। तो पुत्र की प्राप्ति के लिए या संतान की प्राप्ति के लिए, है ना, वैसी महिलाएं अपने देवर से संतान की प्राप्ति करती थी। वैसी प्रथाओं को नियोग प्रथा कहा गया, जो ऋग वैदिक कालीन में प्रचलन में थी। ठीक है। पुनर्विवाह, दोबारा शादी, एकल विवाह, एक शादी भी होती थी, और बहु प्रथा, मतलब अगर एक व्यक्ति है बहुत सारी शादी भी कर सकते थे। ठीक है, ये सब उस वक्त कहा सकता है प्रथा, ये सब उस वक्त प्रथा थी और ये सब नहीं थी। कोई दिक्कत है? यहाँ तक में किसी को समझने में दिक्कत है? विधवा प्रथा, नियोग प्रथा, पुनर्विवाह प्रथा, एकल विवाह प्रथा, बहुविवाह प्रथा, ये सब उस वक्त मौजूद थी। और दहेज प्रथा
पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ये सब उस वक्त नहीं थी। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? ठीक है, चलो। अब क्या होता था कि महिलाओं की स्थिति के बारे में देखा जाए तो एक पिता की संपत्ति में महिलाओं का भी अधिकार था। ठीक है, पिता की संपत्ति में महिलाओं को भी अधिकार था कि वो पिता से संपत्ति ले। ठीक है, चलिए। और क्या था कि जब एक वधु मतलब कन्या की शादी होती थी तो शादी के वक्त उसको गिफ्ट दिया जाता था। क्या दिया जाता था? उपहार दिया जाता था, जिसको अभी दहेज कहा गया, जो लाजमी के रूप में देखा गया कि ज़रूरी है देना है। पर उस वक्त जो कन्या के जो पिता होते थे वो गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में उसको कुछ सामान देते थे, जिसको कहा गया वहतु। क्या कहा गया? वहतु कहा गया। क्या कहा गया? वहतु कहा गया। वहतु क्या है? तो कन्या को उसके पिता के द्वारा दिया गया उपहार। कन्या को उसके पिता मतलब माता पिता जो भी हो, पिता के द्वारा कन्या को उसके माता पिता के द्वारा दिया गया उपहार को क्या कहा गया? वहतु कहा गया। इस वक्त की जो कहा जा सकता है कन्या थी, या कहा जा सकता है महिलाएं थी, वो लोग है ना अविवाहित जीवन भर रहती थी। इन लोगों को अविवाहित मतलब शादी मतलब किए बिना पूरी ज़िंदगी भर रह सकती थी। पर अभी के अगर गांव में क्या होता है, अगर कोई महिला शादी करना नहीं चाहती, कोई लड़की शादी करना नहीं चाहती है, तो समाज में बहुत तरह के बातें आने लगती है सामने, है ना। लेकिन इस वक्त के महिलाओं के बारे में अगर बात किया जाए तो महिलाएं जो चाहती थी कि शादी न करे, तो वो जीवन भर शादी नहीं करती थी, ब्रह्मचार्य जीवन को व्यतीत करती थी। तो वैसी महिलाओं को कहा गया अमाजु। क्या कहा गया है? अमाजु। क्या कहा गया है? अमाजु। अमाजु का मतलब क्या होता है? तो आजीवन भर अविवाहित कन्या को, जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या को या लड़की को। तो अमाजु किसको कहा गया है? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा गया है? अमाजु कहा गया है। कोई दिक्कत है? नहीं। नियोग प्रथा के द्वारा उत्पन्न पुत्र को क्षत्रज कहा गया है। क्या कहा गया है? नियोग प्रथा के द्वारा उत्पन्न जो पुत्र होता था, उस पुत्र को क्या कहा गया है? क्षत्रज कहा गया है। क्या कहा गया है? क्षत्रज कहा गया। नियोग प्रथा क्या होता है समझ चुके हैं। नियोग प्रथा के द्वारा अगर पुत्र की प्राप्ति होती थी वंश को आगे चलाने के लिए, तो उस पुत्र को क्षत्रज कहा गया है ऋग्वेद में। कोई दिक्कत है? यहाँ तक हम लोग महिलाओं की स्थिति के बारे में जान लिए कि हाँ, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि महिलाओं के विवाह के बारे में देखा जाए तो ऋग्वेद में दो तरह के विवाह के बारे में उल्लेख किया गया है। एक है प्रतिलोम, एक है क्या नाम है, अनुयोग विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो अनुयोग विवाह में क्या होता है कि अगर लड़का उच्च जाति का है और लड़की निम्न जाति की है, तो उसके विवाह को कहा गया अनुयोग विवाह। ऐसे कुछ है, अनुयोग विवाह कहा गया है। और एक तरह का शादी होता था जिसमें लड़की उच्च जाति की थी और लड़का निम्न जाति का, तो वैसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा गया है। ठीक है, चलिए। फिर अगर महिलाओं की स्थिति के बारे में देखा जाए तो प्रथा ये सब थी, ये सब नहीं थी। इसके बाद यहाँ संस्थाओं में भाग लेने का अधिकार था, मंत्रों की रचना, युद्ध, पूजा पाठ करने का अधिकार था। यहाँ की महिला जो होती थी, विदुषी भी महिलाओं के उल्लेख किया गया है ना। उपनयन संस्कार करने का भी अधिकार था। ठीक है, पर इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, तो विवाह के बारे में क्या देखे थे कि जो विवाह था दो तरह से था, ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। एक क्या है? अनुलोम विवाह, दूसरा क्या है? प्रतिलोम विवाह। ठीक है, तो अनुलोम विवाह क्या था? इसमें उच्च श्रेणी का
का पुरुष या लड़का जो भी हो, और निम्न श्रेणी की महिला, इसको क्या कहा गया है, तो अनुलोम कहा गया। अगर उच्च श्रेणी का लड़का है और निम्न श्रेणी की लड़की है, इन दोनों में शादी होती है, तो इसको कहा गया है अनुलोम विवाह। क्या कहा गया है? अनुलोम विवाह। इसका ठीक उल्टा, उच्च श्रेणी की लड़की और निम्न श्रेणी का लड़का, तो इन दोनों में अगर विवाह होता है उसको प्रतिलोम कहा गया। इसका ठीक उल्टा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग इसमें कोई दिक्कत था नहीं कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा सती प्रथा, है ना, कि इस वक्त सती प्रथा का भी जिक्र नहीं किया गया है। ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक कालीन में सती प्रथा का भी उल्लेख नहीं किया गया है। सती प्रथा भी इस वक्त नहीं होती थी। कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग महिलाओं की स्थिति जान ली। अब हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ ये लोग कैसा कपड़ा पहनते थे। ठीक है, मतलब खान पान, वेशभूष, इन सारी बातों को देख लेते हैं। इसको इरेज कर दें। चलिए, तो अब हम लोग कहा जा सकता है खान पान को देख लेते हैं। तो खान पान के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ के लोग, ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे, वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। शाकाहारी भी थे और क्या थे? मांसाहारी भी थे। शाकाहारी व मांसाहारी दोनों वर्ग के लोग यहाँ पे थे। दोनों वर्ग के यहाँ पे लोग थे। शाकाहारी भी लोग थे और मांसाहारी भी लोग यहाँ पे थे। ठीक है, अगर मांसाहारी में देखा जाए तो वो लोग भेड़ बकरी के मांस को ये लोग खाते थे। ठीक है, शाकाहारी में अगर देखा जाए तो वो लोग जौ का, चावल का अत्यधिक मात्रा में सेवन मतलब उपयोग करते थे। ठीक है, और पेय पदार्थ में सोमरस पीते थे। सोमरस कहाँ से प्राप्त होता था? सोमरस पीने के लिए ये लोग सोमरस का प्रयोग करते थे। एक प्रकार का रस होता होगा जो जड़ी बूटी से बनाया जाता होगा। और ये जड़ी बूटी कहाँ से ये लोग प्राप्त करते थे? तो ये लोग हिमवंत की सर्वोच्च चोटी मुजवंत से प्राप्त करते थे। वर्तमान में कहा जाए तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी हिंदकुश पर्वत से ये लोग सोमरस प्राप्त करते थे। ऋग्वेद में हिमालय को हिमवंत कहा गया है। इसकी सर्वोच्च चोटी को, जो अभी हम लोग बोलते हैं हिंदकुश बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोला गया है? मुजवंत बोला गया है। क्या बोला गया है? ऋग्वेद में क्या बोला गया है? मुजवंत बोला गया है। तो वैदिक कालीन आर्य लोग जो थे, हिमालय के हिंदकुश से जड़ी बूटी के द्वारा सोमरस बनाते थे। इसी को पीने के लिए पीते थे, कह सकते हैं, है कि नहीं। अब ऋग्वेद में लिखा गया है हिमवंत के मुजवंत से सोमरस प्राप्त करते थे। ठीक है, चलिए, तो और ये लोग है ना, कह सकते हैं कि उन लोग का एक शराब ये लोग भी बनाते थे, जिसको मना किया गया है और सोमरस को पीने के लिए कहा गया। सोमरस के बारे में अच्छा कहा गया है, इसकी प्रशंसा की गई है। और एक शराब जिसको मदिरा कहा जाता है, इसके पीने के लिए मना किया गया है। मतलब यहाँ के लोग देसी शराब भी पीते होंगे। ठीक है, चलिए, अब खान पान के बारे में देख लिए कि ये लोग चावल गेहूँ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते थे। उसके बाद देखा जाए भेड़ बकरी के मांस खाते थे, सोमरस पीते थे, जो हिमवंत के मुजवंत से प्राप्त करते थे। ठीक है, चलिए, अब हम लोग इसके कपड़ा के बारे में देखा जाए तो ये लोग सूती और ऊनी कपड़ा ये लोग पहनते थे। सूती या ऊनी कपड़ा ये लोग पहनते थे। ठीक है, ये लोग के कपड़ा 3 तरह का होता था। क्या क्या कपड़ा होता था? एक कपड़ा को कहा गया है वास अधिवास। क्या कहा गया है? वास कहा गया है, अधिवास कहा गया है ना। और एक और क्या होता है? नीवी। क्या होता है? नीवी। 3 तरह के ये लोग कपड़ा पहनते थे। वास का मतलब होता था कि कमर के पास जो कपड़ा पहनता था ना, उसको वास कहा गया। कमर के पास, सिंपल कहते हैं, कमर के पास पहनने वाले कपड़े को ऋग्वेद में वास कहा गया है। और कमर के ऊपर पहनने वाले कपड़ा को
अधिवास कहा गया है। कमर के ऊपर पहनने वाले कपड़ा को अधिवास कहा गया है, और कमर के नीचे पहनने वाले कपड़े को क्या कहा गया है? नेवी कहा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या ऋग्वैदिक कालीन के शिक्षा के बारे में जान लेते हैं कि इसकी शिक्षा में स्थिति कैसी थी। तो शिक्षा के रूप में कहा जाए तो महिलाओं को और पुरुष को दोनों को शिक्षा प्राप्त करने का, दोनों को आश्रम में जाके गुरु जी से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक है, अब हम यहाँ के देखा जाए तो अगर खान पान हो गया, कपड़ा हो गया, शिक्षा, हाँ अब बच गया क्या? मनोरंजन। क्या बच गया? मनोरंजन। तो मनोरंजन के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ के लोग पासा नामक खेल खेलते थे। हड़प्पा सभ्यता में भी पासा खेलते थे, और यहाँ के बारे में बताया कि यहाँ के जो लोग थे खेल में पासा खेल का प्रयोग करते थे, और रथ दौड़, उसके बाद घूर दौड़, घोड़ा में रेस लगवाते थे, रथ को भी दौड़ाते थे, रेस होता था। ठीक है, फिर उसका देखा जाए तो ये लोग है ना पशु पक्षी में लड़वा के भी मनोरंजन करते थे। फिर उसका देखा जाए तो ये लोग नृत्य डांस करके भी ये लोग मनोरंजन करते थे, और संगीत गाना गाते भी थे। मनोरंजन के रूप में ये लोग अभी का जो होता है ना, सेम अभी बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा मनोरंजन करने का साधन है। लेकिन इस वक्त क्या था? रथ दौड़ था, घुड़ दौड़ था, है ना, रथ दौड़, घुड़ दौड़ था। उसके बाद क्या था? पासा का खेल खेलते थे, लूडो के जैसा होता है। ठीक है, उसका देखा जाए तो पशु व पक्षी को लड़वाते थे, है ना, पशु व पक्षी को, हाँ वही लिख दीजिए, पशु पक्षी में लड़ाई करके मनोरंजन करते थे, पशु पक्षी में लड़वा के मनोरंजन करते थे। ठीक है, तो पशु पक्षी में लड़वा के लोग मनोरंजन करते थे, नृत्य करते थे। ठीक है, संगीत, इन सारे चीज़ों से वो मनोरंजन करते थे। कोई दिक्कत है नहीं? इसको जल्दी से नोट कीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, है ना, कि मनोरंजन का साधन ये था। मनोरंजन इस तरह से वो लोग मनोरंजन करते थे। कपड़ा वास, अधिवास, निवि, मतलब कमर के ऊपर पहनने वाले कपड़ा को वास कहा गया है, कमर के पास को वास कहा गया है, कमर के ऊपर को अधिवास कहा गया है, निवि है। इन सारी बातों को समझ में आपको अच्छी तरह से आ गई होगी, है ना। अब हम लोग खान पान को देख लिए कि यहाँ के जो लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के थे। भोजन में गाय बता चुके हैं ना कि ऋग्वैदिक काल में गाय जो थी सबसे पवित्र पशु के रूप में माना जाता था। गाय के दूध से दही घी पनीर, इसी को मतलब कि ये लोग क्या कहते हैं, सनातन धर्म के जो लोग हैं इनको मतलब पूरा पक्का प्रमाण माना, ऐसे पे चलता है ये लोग ना। हाँ, हड़प्पा वाला पे नहीं चलता है। उसके बारे में कहा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सिर्फ सामान मिलाना, पुरातात्विक स्रोत मिलाना, लिखित स्रोत तो मिला नहीं है। सामानों की मदद से इतिहासकार या विद्वान लोग एक कहानी के जैसा हम लोग के सामने पेश किए, कह सकते हैं, है कि नहीं, कहानी के रूप में हम लोग को बता दिए। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो वहाँ से कोई हम लोग को लिखित साक्ष्य मिला नहीं। लिखित चीज़ मिला है, लिखित चीज़ मिला है, लेकिन हम लोगों को कोई खास जानकारी वहाँ से लिखित स्वरूप में नहीं मिला है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। शिक्षा में, हाँ शिक्षा में लिख दीजिए ना कि यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों को शिक्षा लेने का समान अधिकार था। महिलाओं व पुरुषों को दोनों को गुरुकुल में या आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। दूध और दही में डालकर ये लोग है ना क्षीर पकौदन और करंग तैयार करते थे। इन लोगों का कोई डिश का नाम होगा। चलिए, तो गाय के दूध से ये लोग बहुत सारी चीज़ बनाते थे। ठीक है, चलिए, दूध दही घी इन सब चीज़ों को प्रयोग करते थे। इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, बस थोड़ी सी बात जानना है, लास्ट बात तो है ही, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कि दास प्रथा था कि नहीं था। देखो, यहाँ के जो लोग, अगर यहाँ के लोग कर्ज लेते थे, ऋण लेते थे, तो ऋण को न चुका पाते थे ना,
तो उसको दास बनना पड़ता था। और यहाँ पे महिला व पुरुष दोनों दास बनते थे, लेकिन दोनों को दास बनाया जाता था, लेकिन घरेलू काम सौंपा गया था, घरेलू काम कराया जाता था उन दासियों से घरेलू काम करवाया जाता था। ठीक है, शिक्षा में बताया ना कि यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार था। महिला व पुरुष दोनों को गुरु आश्रम में गुरु के पास जाके शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। मतलब सिंपल सा लिख लीजिए ना कि महिला व पुरुष दोनों गुरुकुल में जाते थे, जाने का दोनों का अधिकार था। ठीक है, दास प्रथा के बारे में जान लिए कि अगर वो किसी से ऋण ले लिए, उधार पैसा ले लिए, कर्ज ले लिए, अगर उसको नहीं चुका पाते हैं तो उसको दास बना लिया जाता था। और दास मतलब नौकर बना लिया जाता था, और उसको सिर्फ घरेलू काम, घर में ही काम सौंपा गया। बाद में उस दास से देखा जाए तो खेतों में काम करवाया गया। मतलब बहुत ज़्यादा देखा जाए तो उन लोगों को परेशानी हुई दासों को। लेकिन ऋग्वैदिक कालीन में दासों के बारे में देखा जाए तो सिर्फ घरेलू काम सौंपा गया। ठीक है, हाँ, सिर्फ घर महिला व पुरुष दोनों दास होते थे, दोनों को सिर्फ घरेलू काम सौंपा गया था या घरेलू काम दिया जाता था। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये सारा अच्छा लगा होगा। आज हम लोग क्या जाने, तो आज हम लोग ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन को जाने। इसके अंतर्गत हम लोग वर्ण व्यवस्था को जान लिए, खान पान को जान लिए, कपड़ा क्या उसका पहनावा था इसके बारे में जान लिए, शिक्षा के बारे में जान लिए, मनोरंजन के बारे में जान लिए, दास प्रथा के बारे में जान लिए। मतलब देखा जाए विवाह पद्धति क्या था, विवाह का जो सिस्टम क्या था। ऋग्वेद में 2 तरह के विवाहों के बारे में उल्लेख किया गया, अनुलोम और प्रतिलोम। उच्च श्रेणी का अगर पुरुष है और निम्न श्रेणी की अगर महिला है तो इन दोनों के विवाह को कहा गया है अनुलोम। इसका उल्टा रहेगा, निम्न श्रेणी का अगर लड़का है, उच्च श्रेणी का अगर महिला है, लड़की है, तो उसके विवाह को प्रतिलोम कहा गया है। इन सारी बातों को हम लोग देख लिए ना। अब नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे, इन लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। मतलब कृषि से संबंधित जानेंगे, पशुपालन से संबंधित बातों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो, पशुपालन और कृषि से संबंधित नेक्स्ट डे देखेंगे। मतलब सिंपल सा समझिए ना, आर्थिक जीवन को देखेंगे और उद्योग धंधा व्यापार को देखेंगे, कैसे उन लोगों का उद्योग धंधा क्या क्या था, कौन कौन सी चीज़ से वो लोग, व्यापार का सिस्टम क्या था, क्या ये लोग विदेशों से व्यापार करते थे या नहीं करते थे, है ना। इन सारी बातों को हम लोग कब देखेंगे, कल देखेंगे। और कल हमारा अंतिम वीडियो होगा ऋग्वैदिक कालीन का, या हो सके तो एक डे और। ठीक है, तो ये पूरा गहराई से हम लोग का ऋग्वेद कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक कालीन आर्य लोगों के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, व्यापारिक जीवन कहा जा सकता है, देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे, धार्मिक आंदोलन, मतलब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग महाजनपद का उदय रहा होगा, तो अब हम लोग 16 महाजनपद जो है उस महाजनपद को पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत सबसे जो कहा जा सकता है सबसे जो कहा जा सकता है क्षेत्र को ज़्यादा विस्तार किया, जो या फिर कहा जा सकता है सबसे शक्तिशाली जो जनपदों में जो रहा था वो मगध जनपद था। उस मगध जनपद के बारे में जानेंगे कि उसके प्रथम राजा कौन थे। तो सबसे पहले विद्रथ वंश, हर्यक वंश, इन सारे वंशों को हम लोग अच्छे से देखेंगे एक क्रम में, ताकि बढ़िया से पढ़े और है ना दिल दिमाग में उतर आए, है ना। चलिए देखो, इतिहास को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या, पढ़ लिए, लिख लिए, फिर एक बार और नोट्स बना लेंगे, एक बार और रिपीट हो जाएगा, और किसी को बता देंगे, उसको मज़ा आए या ना आए फिर भी उसको बता देंगे, ताकि मेरा क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। आप अगर कोई किसी को रुचि है जानना तब बताइएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि रुचि रहेगा तो सवाल पे सवाल करेगा और आप सवाल का जवाब देते रहिएगा तो आपके दिमाग में घुसते रहेगा। आज जिस सवाल का जवाब अगर आपको पता नहीं तो वो हमसे पूछिएगा तो हम आपको बताएंगे, उस सवाल का जवाब आपको ही पता हो जाएगा। कितना फ़ायदा हुआ है कि नहीं, इससे आप कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए, यहाँ पे समझ लिए, घर पे जाइएगा, उसको क्या कीजिएगा, अच्छा से फेयर कर लीजिएगा, हो सके तो अच्छी जगह, साफ़ सुथरा जगह लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, किसी और को सुना दीजिएगा।
तब कभी भी नहीं भूलिएगा, एक सीक्वेंस में सही तरीके से आगे पीछे नहीं पढ़िएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं सभी अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमसे गहराई से डीप से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि रोज़ 3 बजे वीडियो अपलोड की जाती है। कभी कभी देर हो जाती है, वो अलग बात है, पर ऐसे हर डे 3 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सभी आपको अच्छा लगा होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।